अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 62 है। आज के क्लास में मुंशी प्रेमचंद के अहद से मुतालिक मारूजी सवालात हम और आप पढ़ने वाले हैं। उर्दू अदब के VVIP MCQs होंगे और BPSC पैटर्न पर सारे के सारे सवालात होंगे। अगर आप भी BPSC TRE 4 या फिर झारखंड TET या इसके अलावा बिहार STET, DSSB, UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आज के ये सवालात इन तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानों के लिए फ़िट बैठते हैं। तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानों पर फ़िट बैठते हैं। कल इसका हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, आज इसी के मारूजी सवालात लगा रहा हूँ। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं। और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश कि दोस्तों तैयारी में लगे रहिए, तैयारी जमकर कीजिए। किसी भी वक्त कभी भी TRE 4 का ऐलान हो सकता है। आप उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया चलती है। अगर आपके ज़हनो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि TRE 4 आएगा या नहीं आएगा, तो इस बात को ज़हनो दिमाग से निकाल कर तैयारी में मसरूफ़ रहिए। कभी भी आ सकता है, जैसा कि बार बार ऐलान किया जा चुका है। खैर, शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। दर्ज झेल में किसने देहात में ज़िंदगी बसर करने वाली 80% आबादी को अपने अफसानों और नावलों में मरकज़ियत अता की? प्रेमचंद, कृष्णचंद, सुहेल अज़ीमाबादी, एक से ज़ायद, इसमें से कोई नहीं। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो जिसने देहात में ज़िंदगी बसर करने वाली 80% आबादी को अपने अफसानों और नावलों में मरकज़ियत अता की, उनका नाम प्रेमचंद है। 1 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस नाम से किया? धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस नाम से किया था? प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय। असल नाम क्या था? असल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था और इन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नवाब राय के नाम से किया। किस नाम से किया? नवाब राय के नाम से प्रेमचंद ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। बाद में फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद के कलमी नाम से वो लिखने लगे। उर्दू अदब की दुनिया में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए, मारूफ हुए, जाने गए, पहचाने गए। तीसरा सवाल है, प्रेमचंद धनपत राय कब पैदा हुए? 1878, 1879, 1880, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद, जिनका असल नाम धनपत राय, अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नवाब राय के नाम से किया, है ना। बाद में प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे, फिर इसी नाम से वो मशहूर भी हुए। तो उनकी पैदाइश हुई थी सन 1880 में। कब हुई थी? सन 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी। गांव का नाम था लम्ही और बनारस में। कहाँ पे? लम्ही, बनारस में सन 1880 में प्रेमचंद पैदा हुए थे। अगला सवाल है 4 नंबर। प्रेमचंद यानी धनपत राय महात्मा गांधी के ख़यालात से मुतासिर होकर किस तहरीक के ज़माने में मुलाजमत तर्क कर दी थी? अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रोमानी तहरीक, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? प्रेमचंद जिनका असल नाम धनपत राय,
जी। और अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नवाब राय के नाम से, कलमी नाम प्रेम चंद, पैदा सन 1880 लम्ही गांव बनारस में। किन ख्यालात से मुतासिर होकर इन्होंने जी मुलाजमत तर्क कर दी थी? अदम ताउन तहरीक। अब देखिए, शुरू में कुछ साथियों ने गलत जवाब दिया जी, लेकिन बाद में फिर कुछ साथियों ने सही दिया तो सारे लोग सही देने लगे। अदम ताउन तहरीक, किस तहरीक? अदम ताउन तहरीक। और अदम ताउन तहरीक का नाम यहाँ पर है ही नहीं। हस्ब बाला में से कोई नहीं 4 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। अगला सवाल है 5 नंबर। प्रेमचंद यानी धनपत राय के दौर में किस सिन्फ का तोती बोल रहा था? तोती बोलना का मतलब होता शोहरत थी। किस सिन्फ की शोहरत थी, या किस सिन्फ का चर्चा था, या किस सिन्फ का शोहरा था, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। प्रेमचंद के दौर में अफसाना का तोती, दास्तान का तोती, नाविल का तोती, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। हमने इक़्तिबास में आपको बताया था, बाद में आने वाले साथियों को भी वालेकुम अस्सलाम। प्रेमचंद ने अपने अदबी जो ज़िंदगी का उन्होंने आगाज़ किया अपने नाविलों में, अपने अफसानों में, इन्होंने दोस्तों किसानों की ज़िंदगी को मरकज़ियत अता की। क्या की? मरकज़ियत अता की प्रेमचंद ने। और इनके ज़माने में दास्तान का तोती बोल रहा था, फिर भी इन्होंने अफसाने और नाविल में जी नुमाया मकाम हासिल किया जी, दास्तान का तोती बोलने के बावजूद। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन 5 नंबर का राइट हो जाएगा। छठा सवाल है, प्रेमचंद यानी धनपत राय ने अपना पहला नाविल असरारे माबिद कब लिखा? 1907 में, 1908 में, 1906 में, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों से एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आप अपने पास एक कॉपी कलम ज़रूर रखा कीजिए। एक कॉपी कलम ज़रूर रखा कीजिए जब हम पढ़ाते हैं, और कोई चीज़ ऐसी लगे कि जो आपको याद नहीं रहेगी, हो सकता है, तो आप उसको डेट वाइज, क्लास वाइज नोट डाउन करते चले जाइए, है ना। 10-20 रुपये खर्च कीजिए, एक कॉपी रखिए, उसमें जो है उस चीज़ को लिखते चले जाइए। छठा सवाल है, प्रेमचंद ने जी अपना पहला नाविल जिसका नाम असरारे माबिद था, ये कब लिखा? 6 नंबर सवाल का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ लोग बोल रहे हैं 1908 में। 1908 में नहीं, बल्कि 1903 में। 1903 में लिखा। और दोस्तों, असरारे माबिद जो प्रेमचंद का पहला नाविल था, इन्होंने 1903 में लिखा। और ये नाविल हफ्त रोज़ा आवाज़ खल्क बनारस से जो जारी होता था, इसी में किस्तवार शाये हुआ। और 1903 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद का पहला अफसाना ख्वाबो ख्याल, ज़ादे राह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? ख्वाबो ख्याल और ज़ादे राह, ये दोनों अफसानवी मजमूए हैं, हमने बताया था थ्योरी क्लास में। इसके अलावा प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, वारदात, आखिरी तोहफा वगैरह सब अफसानवी मजमूए। जबकि इनका पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और आप लोगों ने सी ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा है जी, बहुत उम्दा। प्रेमचंद के शाहकार तसनीफ़ की निशानदेही करना है। ज़ादे राह, ख्वाबो ख्याल, गौदान, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। कल हमने जब पढ़ाया था, बताया था, कल हमने पढ़ाया था और बताया भी था कि प्रेमचंद के कितने नाविल हैं और कौन कौन शाहकार में शुमार किए जाते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन किया या नहीं किया? लेकिन हमारा सवाल आपकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहा है कि गौदान इनका शाहकार नाविल है, और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, शाहकार तसनीफ क्या है? गौदान प्रेमचंद का शाहकार नाविल है। इनके शाहकार अफसाने में कफन आता है। शाहकार अफसाना अगर पूछे तो कफन, और शाहकार नाविल अगर पूछे तो गौदान। ध्यान रखिएगा, शाहकार नाविल अगर पूछे, नाविल अगर पूछे तो नाविल में लगाइएगा गऊदान,
गाय का दान, गाय का दान, गौदान का मतलब क्या होता है? गाय का दान। जब इस नावल की कहानी पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। बढ़ेंगे आगे, नवा सवाल। प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है? सोज़े वतन, असरारे माबिद, ख्वाबो ख्याल, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। नवा सवाल है, असरारे माबिद के बारे में थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि ये पहला नावल है। ये क्या है? पहला नावल है और ये सन 1903 में शाये हुआ। ठीक है। ख्वाबो ख्याल के बारे में आपने पढ़ा कि ये अफसानवी मजमुआ है, तो ये भी कट गया, असरार माबिद। सोज़े वतन इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। और दोस्तों, सोज़े वतन के बारे में आप सबको बताया था थ्योरी क्लास में कि प्रेमचंद का जो अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन है ये सन 1908 में शाये हुआ था। सोज़े वतन कब शाये हुआ था? सन 1908 में शाये हुआ था, मगर इसको अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने जब्त करके जला दिया था। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां सवाल, जलियांवाला बाग के कत्ले आम के वाक़ये से मुताअस्सिर होकर प्रेमचंद ने क्या किया? अंग्रेज़ों की मुखालफत की, नौकरी छोड़ दी, फिल्म बनाई, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, ये सवाल अगर आप देखेंगे, इस सवाल को दो तरीके से पूछा गया है। एक सवाल ऊपर पूछा गया था कि इन्होंने अदम ताउन तहरीक, कौन सी तहरीक? अदम ताउन तहरीक में मुलाजमत छोड़ी थी। किस वजह से छोड़ी थी? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इसके बाद जो तहरीक शुरू हुई वो अदम ताउन तहरीक थी, और अदम ताउन तहरीक में इन्होंने अपनी मुलाजमत तर्क की थी, नौकरी छोड़ दी थी। तो 10 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, सहाफत में प्रेमचंद को कामयाबी मिली, बहुत शोहरत मिली, नुकसान हुआ, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। देखिए, इसको बोलते हैं तैयारी। क्या तैयारी है? जब जवाब सही आए तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई आप तैयारी कर रहे हैं। सहाफत में प्रेमचंद को कामयाबी नहीं मिली, शोहरत नहीं मिली, बल्कि बहुत नुकसान हुआ इनको। अफसाना और नावल में तो इन्होंने दोस्तों शोहरत कमाई, जी, अफसाना और नावल में इन्होंने नाम कमाया। सालिया खातून, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सहाफत में प्रेमचंद को नुकसान हुआ। तो 11 का सी ऑप्शन, अगर आप आंसर की में देखेंगे तो 11 का सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, प्रेमचंद ने कुल कितने नावल लिखे? 9, 10, 11, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद ने कुल जो नावल लिखे हैं उनकी तादाद हमने कल के क्लास में आपको बताई थी। प्रेमचंद ने जो नावल लिखे और उनके जो अहम अहम नावल है कल के क्लास में हमने बताया था, आज भी बता देता हूँ। गबन, मैदान अमल, चौगान हस्ती, गोशे आफियत, गोशे आफियत, बाजार हुस्न और गऊदान, गाय का दान। ये सब अहम अहम नावल हैं प्रेमचंद के। कल मैंने बताया था कि तकरीबन 14 नावल इन्होंने लिखे हैं और कमेंट में जवाब आना भी शुरू हो गया। बहुत अच्छा, यानी 14 नावल लिखे, 14 का ऑप्शन नहीं है, ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो साथी क्लास नहीं देख रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि 14 नावल लिखे हैं? 13 नंबर सवाल है, सैयद रफ़ीक हुसैन कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के, दिल्ली के, पटना के, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 13वां सवाल है, सैयद रफ़ीक हुसैन, इनकी पैदाइश हुई थी सन 1894 में, और साथियों ये लखनऊ के रहने वाले थे, लखनऊ में ही इनकी पैदाइश भी हुई थी। तो 13 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल क्या है, सैयद रफ़ीक हुसैन ने किस पर मुतअद्दद अफसाने लिखे? इंसानों की नफ्सियात, जानवरों की नफ्सियात, मजलूमों की बेबसी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सैयद रफ़ीक हुसैन ने किस पर मुतअद्दद अफसाने लिखे? तो जानवरों की नफ्सियात पर। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल है, सैयद रफ़ीक हुसैन के अफसानों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? आयन हैरत,
आईना ख्याल, आईना रफ़ीक, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो कल के क्लास में बताया था कि सैयद रफ़ीक हसन जो हैं, इनके अफसानों का जो मजमुआ है आईना हैरत के नाम से शाये हुआ है, और यही अफसाना बाद में शेर क्या सोचता होगा, क्या शेर क्या सोचता होगा के नाम से भी शाये हो चुका है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, लखनऊ में, सियालकोट में, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल, पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन की पैदाइश सन 1896 में हुई और पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए थे। 16 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 17 नंबर सवाल है, पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन ने अदबी जिंदगी का आगाज किस जबान से किया? उर्दू से, हिंदी से, मराठी से, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 17वां सवाल है, तो पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उर्दू ज़बान से किया था जी, और सियालकोट पाकिस्तान में सन 1896 में पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन की पैदाइश हुई थी। 18 नंबर है, पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन अफसाना निगारी में किसके मुक़ल्लिद थे? कृष्णचंद्र, सुहेल अज़ीमाबादी, प्रेमचंद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा? तो पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन अफसाना निगारी में प्रेमचंद के मुक़ल्लिद थे, प्रेमचंद की पैरवी करते थे और प्रेमचंद के तर्ज उसलूब को अपना उसलूब मानते थे। 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चंदन और सदाबहार पंडित बद्रीनाथ का क्या है? नाविलों का मजमुआ, खाकों का मजमुआ, खुतूत का मजमुआ, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चंदन और सदाबहार, देखिए हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। चंदन नाम से एक रिसाला इन्होंने निकाला था, ठीक है, चंदन नाम से रिसाला भी निकाला, लेकिन चंदन और सदाबहार जी इनके अफसानों के मजमुए हैं। किस चीज़ के मजमुए हैं? अफसानों के मजमुए हैं, और अफसाना यहाँ पर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, इस वजह से ई ऑप्शन यानी हस्ब बाला में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल है, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ के मुसन्निफ पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन, अली अब्बास हुसैनी, सैयद रफ़ीक हुसैन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 20वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो कल मैंने ये भी बताया था, मुझे याद है, कि सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़, इस तसनीफ़ की वजह से मैंने अली अब्बास हुसैनी को शामिल किया है। अली अब्बास हुसैनी की तसनीफ़ उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ तनकीदी तसनीफ़ है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 20 नंबर का राइट हो जाएगा। 21वां सवाल है, अली अब्बास हुसैनी कहाँ पैदा हुए? गाज़ीपुर, बारा, अकबराबाद, इलाहाबाद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं जी। अली अब्बास हुसैनी की पैदाइश सन 1897 में हुई थी, और इनकी पैदाइश हुई थी गाज़ीपुर, कस्बा बारा। तो 21 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, अली अब्बास हुसैनी किसके मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे? सर सैयद के, गालिब के, प्रेमचंद के,
एक से जायद इनमें से कोई। जाहिर सी बात है अली अब्बास हुसैनी जो है जी प्रेमचंद के मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। और अली अब्बास हुसैनी जी कहाँ पैदा हुए थे? तो गाज़ीपुर, ठीक है, गाज़ीपुर में। कब पैदा हुए थे? अभी बताया 1897 में। और प्रेमचंद के मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी अहम किताब उर्दू नावल की तनक़ीदी तारीख़ है। उर्दू नावल की तनक़ीदी तारीख़, उर्दू नावल की तनक़ीदी तारीख़। 23 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में किसने मगरिब परस्ती के मुज़िर असरात, मुज़िर का मतलब नुकसानदेह असरात को अपने अफसानों में नुमाया किया? मुंशी प्रेमचंद, आज़म करेवी, अली अब्बास हुसैनी, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज़म करेवी ने मगरिब परस्ती के मुज़िर असरात को अपने अफसानों में नुमाया मकाम अता किया। 24वां सवाल है, आज़म करेवी के अफसानवी मजमूए की निशानदेही? प्रेम की चूड़ियाँ, कमल के फूल, रूप सिंगार, हस्ब बाला में दो से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 24वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज़म करेवी का असल नाम था आज़म हुसैन। आज़म करेवी का असल नाम क्या था? आज़म हुसैन इनका असल नाम था। और आज़म करेवी इलाहाबाद में पैदा हुए थे। इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी सन 1898 में। असल नाम क्या था? आज़म हुसैन। और ये तीनों उनके अफसानवी मजमूए या अफसानों के मजमूए हैं। तो डी ऑप्शन यानी हस्ब बाला में दो से जायद राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल में किनके अफसानों का ताना बाना लोक गीतों की मदद से तैयार किया गया? देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्रनाथ अश्क, आज़म करेवी, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। दर्ज झेल में किनके अफसानों का ताना बाना लोक गीतों की मदद से तैयार किया गया? तो दोस्तों जिनके अफसानों का ताना बाना लोक गीतों की मदद से तैयार किया गया, इनकी पैदाइश हुई थी पटियाला पंजाब में और सन 1908 में। कब हुई थी? सन 1908 में जी। और इनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। इनके अफसानों की ये इनफरादियत थी क्या कि इनका ताना बाना लोक गीतों की मदद से तैयार किया गया है। अगला सवाल 26 नंबर है, थोड़ा बड़ा है। देवेंद्र सत्यार्थी के दर्ज झेल तसनीफ की निशानदेही कीजिए। दिया जले सारी रात, लाची, हिरनी, जंगली कबूतर, लाल धरती, नए देवता, नए धान से पहले, दो राहा, फिर वही, कंजे कफस और कब्रों के बीचों बीच। शेरी मजमुआ, नाविल, अफसाना, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर सवाल। तो दोस्तों ये सब के सब देवेंद्र सत्यार्थी के अफसाने हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। 27 नंबर है, देवेंद्र सत्यार्थी के उर्दू, हिंदी और पंजाबी में कुल कितनी किताबें शाये हुई? 27 नंबर सवाल। 45, 50, 55, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। अभी TRE 3 में पूछा गया था गुरु नानक के बारे में, ठीक है, कि उन्होंने किन किन ज़बानों में लिखा। और यहाँ देवेंद्र सत्यार्थी हैं, उर्दू, हिंदी और पंजाबी तीनों ज़बानों में इनकी किताबें शाये हुई, मंजर आम पर आई। टोटल दोस्तों 45 किताबें। कितनी? 45 किताबें जी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी में शाये हुई। उपेंद्र नाथ अश्क इलाहाबाद में पैदा हुए, जालंधर में, दिल्ली में, एक से जायद इनमें से कोई नहीं। उपेंद्र नाथ अश्क इनकी पैदाइश हुई थी सन 1910 में। कब? सन 1910 में उपेंद्र नाथ अश्क जालंधर में पैदा हुए थे। 28 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां सवाल है, उपेंद्र नाथ अश्क के अफसानवी मजमूए की निशानदेही? कोपल, कफस, चट्टान, हस्ब बाला में दो से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 29वां सवाल है, दोस्तों एक चीज़ आपको बताता हूँ कि
ایک چیز یہ بتانا ہے کہ جیسے میں نے حسب بالا میں 2 سے زائد لکھ دیا تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ ہاں بھائی ان کا جو ہے ڈی آپشن ہوگا، لیکن بی پی ایس سی یہ والا آپشن آپ کو نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یاد رکھیے گا، اپیندر ناتھ اشک کے 4 افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ پہلا ہے کوپل، قفس، چٹان، تو ہمارا جواب ہو جائے گا ڈی، ہے نا؟ لیکن ایک اور ہے چوتھا ان کا افسانوی مجموعہ، اس کا نام ہے پلنگ۔ کیا نام ہے؟ پلنگ۔ تو بی پی ایس سی آپ کو یہ آپشن نہیں دے گا، اس لیے دھیان رکھیے گا، پریکٹس کیجیے گا۔ درج ذیل میں کون ملک کے مشہور اردو اخبار قومی آواز سے بحیثیت مدیر منسلک رہے؟ دیویندر ستیارتھی، اپیندر ناتھ اشک، حیات اللہ انصاری، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 30واں سوال ہے، تو قومی آواز یہ ملک کا مشہور اردو اخبار تھا اور حیات اللہ انصاری صاحب اس اخبار سے بحیثیت مدیر منسلک رہے، تو 30 نمبر سوال کا کیا ہوگا؟ جی سی آپشن۔ اور حیات اللہ انصاری صاحب جو ہیں یہ پیدا ہوئے تھے سن 1911 میں۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ سن 1911 میں۔ اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی لکھنؤ میں۔ اگلا سوال ہے، حیات اللہ انصاری کے درج ذیل تصنیف کی نشاندہی کیجیے کہ کیا ہے؟ بھرے بازار میں، شکستہ کنگورے، موزوں کا کارخانہ، انوکھی مصیبت۔ کلام کے مجموعے، افسانوں کے مجموعے، خطوط کے مجموعے، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 31 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، حیات اللہ انصاری صاحب جن کی پیدائش لکھنؤ میں سن 1911 کو ہوئی، جی یہ تمام کی تمام تصنیفات ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں، تو 31 نمبر کا بی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال 32 نمبر ہے، حیات اللہ انصاری کا ناول لہو کے پھول کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ 5 جلدوں پر، 6 جلدوں پر، 8 جلدوں پر، ایک سے زائد، ان میں سے۔ 32 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو دوستو حیات اللہ انصاری کا جو ناول ہے لہو کے پھول بہت ضخیم یعنی موٹا ناول ہے، مطلب 5 جلدوں میں ہے ناول، تو یہاں پر 32 نمبر کا اے آپشن آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ 33 نمبر ہے، حیات اللہ انصاری کس کے افکار سے، فکر کی جمع ہے افکار، کس کے افکار سے متاثر تھے؟ سر سید کے، پریم چند کے، حالی کے، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 33 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، جی صحیح جواب کیا ہوگا؟ 33 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، صحیح جواب کیا ہوگا؟ واہ کیا بات ہے بھائی، شمیم اختر، کریٹیو مائنڈ، شیخ فاطمہ، توصیف مصباحی، شمیم اختر۔ چلیے کمنٹ کر کے بتائیے، آپ لوگوں نے تو ای آپشن دیا، ٹھیک ہے ای آپشن ٹھیک ہے، لیکن کمنٹ کر کے بتائیے کن کے افکار سے متاثر تھے؟ اگر سر سید کے افکار سے نہیں تھے، پریم چند کے افکار سے نہیں تھے، حالی کے افکار سے متاثر نہیں تھے، تو پھر کن کے افکار سے متاثر تھے؟ حیات اللہ انصاری۔ مسرت جی کہہ رہی ہیں کہ سر پلیز میری بات کا جواب دیجئے۔ جی میں جنرل گرلز ہوں بہار سے، تو جنرل میں اگر ہیں تو 83 نمبر سے آپ کوالیفائڈ نہیں ہو پائیں گے، آپ کو پھر سے ایگزام دینا ہوگا۔ واہ سراج الدین صاحب کہہ رہے ہیں گاندھی جی، بہت اچھا، تو مہاتما گاندھی کے افکار سے متاثر تھے حیات اللہ انصاری صاحب۔ حیات اللہ انصاری کی تصنیف گھروندہ اور مدار، شعری مجموعہ، افسانہ، ناول، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 34واں سوال آپ کی اسکرین پر، تو دوستو ناول ہے گھروندہ اور مدار، حیات اللہ انصاری جن کی پیدائش لکھنؤ میں سن 1911 میں ہوئی، جی یہ دونوں تصنیف جو ہے ان کی کیا ہے؟ ناول ہے۔ 35 نمبر ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ حبیب الرحمن، مجیب الرحمن، حسیب الرحمن، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 35 نمبر سوال، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، حیات اللہ انصاری اور سہیل عظیم آبادی دونوں کی پیدائش 1911 میں ہوئی، فرق اتنا ہے کہ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے لیکن حیات اللہ انصاری صاحب لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور ان کا اصل نام تھا مجیب الرحمن، اور یہ سوال پوچھا جا چکا ہے۔ ہاں جنرل میں اگر 90 نمبر ہے تو آپ کوالیفائڈ ہیں، 83 میں آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں،
سہیل عظیم آبادی نے درج ذیل میں کون سا اخبار نکالا؟ ساتھی، تہذیب، مخزن، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 36 نمبر۔ میرے مولا، میرے آقا۔ تو دوستو سہیل عظیم آبادی نے ساتھی اور تہذیب یہ دونوں اخبار نکالا تھا۔ جی کہاں سے نکالا تھا؟ پٹنہ سے۔ اور دوستو آپ کو بتاؤں کہ ساتھی جو تھا یہ روزنامہ تھا۔ کیا تھا؟ ساتھی روزنامہ تھا، جبکہ تہذیب کیا تھا؟ ماہ نامہ تھا۔ تو اے اور بی از اکول ڈی، تو ہمارا آنسر ہو جائے گا ڈی۔ اور مخزن کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، شیخ عبد القادر انہوں نے نکالا تھا، جس میں علامہ اقبال کی نظمیں نمایاں مقام حاصل کی۔ ٹھیک ہے، تو ساتھی اور تہذیب دونوں سہیل عظیم آبادی نے نکالا۔ 1911 میں پیدا، پٹنہ میں پیدا، اصل نام مجیب الرحمن۔ ٹھیک ہے، ساتھی روزنامہ نکالا، تہذیب ماہ نامہ کا بھی اجرا کیا یعنی نکالا۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے کی نشاندہی۔ الاؤ، نئے پرانے، چار چہرے، حسب بالا میں دو سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ جی تو دیکھیے تینوں کے تینوں ان کے افسانوی مجموعے ہیں، تو یہاں پر 37 نمبر کا ڈی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 37 نمبر کا کیا ہوگا؟ ڈی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں 38 نمبر سوال کی طرف۔ سہیل عظیم آبادی نے کتنے ناولٹ لکھے؟ 1، 2، 3، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 38۔ سہیل عظیم آبادی نے کتنے ناولٹ لکھے؟ سہیل عظیم آبادی نے صرف اور صرف ایک ناولٹ لکھے، اور اس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ کیا نام ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ 39واں سوال ہے یادگار حالی درج ذیل میں کن کی تصنیف ہے؟ اپیندر ناتھ اشک، صالح عابد حسین، حیات اللہ انصاری، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ یادگار غالب، دیکھیے یادگار غالب حالی نے اپنے استاد اسد اللہ خان غالب کے لیے لکھی، لیکن یادگار حالی جو ہے صالحہ عابد حسین نے الطاف حسین حالی کی سوانح لکھی۔ اور آپ کو بتاؤں یادگار حالی جو ہے حالی کی سوانح حیات بھی ہے۔ جی یادگار حالی میں کیا کیا ہے؟ جی سوانح حیات بھی ہے، اس کے بعد تنقید و تحقیق یا تحقیق و تنقید بھی ہے۔ میرے بھائی چلو تو تھوڑا، ہاں تحقیق و تنقید بھی ہے، اور ایک چیز معلوم ہے کیا؟ خواتین کی اس میں تحریریں ہیں۔ اتنی ساری چیزیں اس یادگار حالی میں شامل ہیں، اور یہ صالحہ عابد حسین کی ہیں۔ اور دوستو یادگار حالی سن 1886 میں، نیچے لکھ دیتا ہوں، سن 1886 میں جی انجمن ترقی اردو دہلی سے شائع ہوا۔ 1800 نہیں ہے یہ، ایک منٹ، یادگار حالی سن 1986 میں انجمن ترقی اردو دہلی سے شائع ہوا تھا۔ صالحہ عابد حسین کہاں پیدا ہوئی؟ لکھنؤ میں، دہلی میں، پانی پت میں، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ ایک سے زائد جگہ تو آدمی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صالحہ عابد حسین کی پیدائش پانی پت میں سن 1913 کو ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام تھا غلام الثقلین، شوہر کا کیا نام تھا؟ کل بتایا تھا نا، ڈاکٹر سید عابد حسین۔ اور صالحہ عابد حسین کا اصل نام تھا مصداق فاطمہ، اور شوہر کے نام کے ساتھ عابد حسین کے ساتھ انہوں نے صالحہ عابد حسین جی لگایا، اور اردو ادب کی دنیا میں اسی نام سے مشہور و معروف ہوئی۔ صالحہ عابد حسین کو حکومت ہند نے کس اعزاز سے نوازا؟ ڈیلٹ ایوارڈ، غالب سمان ایوارڈ، اردو اکادمی ایوارڈ، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 41 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، ہاں جو لاسٹ میں لگا ہے۔ تو صالحہ عابد حسین یعنی مصداق فاطمہ کو حکومت ہند نے جی پدم شری اعزاز سے احمد ارشو جی پدم شری کے اعزاز سے نوازا تھا۔ پدم شری کا نام یہاں پر نہیں ہے، اس وجہ سے ای آپشن آپ کا 41 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے کلاس کا آخری سوال، صالحہ عابد حسین کے ناولوں کی نشاندہی۔ آتش خاموش،
قطرے سے گہر ہونے تک، یادوں کے چراغ، حسب بالا میں دو سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ صالحہ عابد حسین کے ناول کا نام ہے عذرا اپنی اپنی سلیب۔ کیا دوستو؟ اپنی اپنی سلیب۔ آتش خاموش، قطرے سے گہر ہونے تک، یادوں کے چراغ، ان تینوں کے علاوہ عذرا، اپنی اپنی سلیب، یہ سب جی صالحہ عابد حسین یعنی مصداق فاطمہ کے ناول ہیں۔ تو یہ تھے ٹوٹل سوالات منشی پریم چند کے عہد سے متعلق۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے تقریباً آدھا NCERT پڑھ لیا ہے، وقت بچے گا تو باقی چیزیں بھی پڑھاؤں گا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا کلاس۔ کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ کلاس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ AR ڈیجیٹل کو عام کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اگر آپ کو لگے کہ میں آپ سب کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں تو ضرور ایک بار AR ڈیجیٹل کو عام کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ پھیلائیے۔ جی آج کے کلاس کا اختتام اس شعر پہ کروں گا، اس غزل پہ کروں گا: پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا، ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، عجب ماں ہوں کہ کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا۔ آخری شعر ہے: محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا، پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ تو دوستو اسی نوٹ پر آج کے کلاس کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ تمام ساتھیوں کا AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے BPSC کا کلاس نہیں لیا، ابھی تک آپ سوچ میں پڑے ہیں، تو آپ ہچکچائیے مت، سوچیے مت، انشاءاللہ معیاری اور عمدہ تیاری کروائی جائے گی۔ جی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ ٹیلی گرام واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا ڈسکرپشن میں، جوائن ہو جائیے۔ اپلیکیشن کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، یا پھر اگر آپ کو کوئی بھی دقت آتی ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں: 748 72 348۔ اگر آپ نے کلاس لیا ہے پھر بھی آپ کو کوئی دقت آ رہی ہے تو بھی آپ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی